बिल को लेकर, वक्फ बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं अफ़ान जी। जी अफ़ान जी, क्या कहना चाहेंगे वक्फ बिल को लेकर? किशनगंज का माहौल कैसा है? बहुत शुक्रिया आपका इकराम भाई। चूँकि वक्फ, पहले मैं आपके व्यूवर्स को अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अफ़ान यज़दानी है। मैं किशनगंज का ही कोचा धामन का रहने वाला हूं। मेरा घर कमलपुर पंचायत है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र हूं। और जैसा कि आपने कहा कि वक्फ कानून पर आप क्या कहेंगे, देखिए वक्फ बिल तो अब रहा नहीं, ये अब कानून बन चुका है। और कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। यानी जिसकी लाठी उसका भैंस। तो वही खेल हुआ है। रात के 2:30 बजे राज्यसभा चलाया गया, पूरा दिन रात तक जो है लोकसभा चलाया गया, सिर्फ इस वजह से कि भाई वक्फ के कानून को बना करके लोगों के सामने रख दे, चाहे लोग इसको पसंद करें या ना करें। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, वक्फ कानून क्यों ज़रूरी है इस वक्त? वो तो ज़रूरी इसलिए बताया गया क्योंकि मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए लाया गया है। अब देखिए कि वक्फ बिल कब से चल रहा है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज तक किसी मुसलमानों के लिए कुछ मतलब ये उत्थान की काम नहीं हुआ है, जो कि मतलब सरकार बता रही है। तो क्यों ना मतलब इसमें कानून नहीं आना चाहिए? मुसलमानों के उत्थान के लिए सिर्फ एक जरिया वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं ना है। वो तो डोनेट करके चले गए हैं। वो सरकारी खजाना थोड़ी है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है। वो तो हमारे पूर्वजों ने अपने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। वक्फ का मतलब क्या? अपनी चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर दिया, वो चले गए। अब इस चीज़ का इस्तेमाल किसने का इस्तेमाल नहीं हुआ है? ठीक है, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि उसको आप कब्जा कर लो। यज़दानी जी, यही तो गड़बड़ियाँ ना हो, इसी का दुरुपयोग जो करते हैं वो ना करें, इसलिए तो कानून लाया गया है। देखिए, जिसने गलती किया है सुधार तो वहीं पे ना होगी भाई। सुधार का तरीका और होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंशन है हमारा, ये तरमीम से कोई बगावत किसी को नहीं है, लेकिन तरमीम करने का, वक्फ की कानून को जो अमेंडमेंट लाया है उसमें, उसके पीछे का जो मंशा है उस पर सबसे बड़ा सवाल है। उसी पर हमारा गुस्सा है। और पूरे देश के मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, 232 सांसदों ने इसका विरोध किया है, लोकसभा में, राज्यसभा में भी। राजनीति के लिए क्यों होंगे? राजनीति के लिए क्यों कर रहे होंगे भाई? ठीक है, राजनीति उनकी हो। पक्ष वाले तो मतलब ये बीजेपी वाले तो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कानून और भी बनते हैं, लेकिन उसमें राजनीति तो नहीं करते। राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करेंगे, लेकिन सच और हक की कोई बात तो होनी चाहिए ना भाई। कोई तो हो जो हमारी बात करे। तो उन लोगों को लगा, देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। न सरकार उसको दिया है, न सरकार का उसमें कोई हक है। ये तो आवाम की है। ये मुस्लिमों के लिए, ख़ास करके मुसलमानों के लिए, जितने दरगाहें हैं, जितनी ईदगाहें हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, जितने मज़ार हैं, जितने भी इमाम बाड़े हैं, और जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों से रिलेटेड है, वो सब तो भाई उसी में है ना। आज अगर किसी सरकारी ज़मीन पे अगर कब्रिस्तान बना दे, सरकार का बुलडोज़र चल जाता है। सरकारी ज़मीन पे मदरसा बना दे, सरकार का बुलडोज़र चल जाएगा। सरकारी ज़मीन पे अगर आप कुछ कर दें तो सरकार बुलडोज़र चला देंगे भाई। लेकिन हमारी ही संपत्ति पे हमें ही वहाँ से बेदखल करने की जो साजिश हो रही है इस कानून के ज़रिया, यही सबसे आपत्तिजनक है। और हम नहीं, बल्कि पूरा देश इसके खिलाफ है। आज लोग PIL डाल रहे हैं, रिट पिटीशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? पहली बात कि सरकार, डेमोक्रेसी में सरकार किसकी होती है? लोगों की होती है। लोकतंत्र का मतलब लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार। लेकिन यहाँ तो कुछ और है भाई। लोगों से ना मशवरा, ना लोगों से कोई बातचीत, ना लोगों के इमोशन को देखा, ना लोगों के भावनाओं को देखे। लोगों ने ही तो उनको चुने हैं ना यज़दानी जी, मतलब लोगों ही तो चुन के उनको लीडर बनाए हैं, ताकि उनका लोगो जो मतलब हर लोग तक तो बात नहीं ये बन सकती, इसीलिए सरकार बनाते लोग ही बनाते हैं ना। बिल्कुल, देखिए सरकार तो लाया है। एक बात सुनिए, आप एक डेटा देखिए। सरकार जो बनती है, जब चुनाव होता है तो चुनाव का प्रोसेस होता है कि आप चुनाव में मैदान में जाइए, आपको वोट मिलता है, ज़्यादा वोट मिलेगा, आप जीत जाते हैं। ठीक है, आप वोट शेयरिंग देखिए भारतीय जनता पार्टी का, जो सेंटर में सरकार है, मात्र 38%, 38% वोट उनको मिले हैं। लेकिन अभी भी 62% वोट उनके खिलाफ में है। मेजोरिटी किधर है बताइए?
62% है, लेकिन खिलाफ में है ना। हाँ। लेकिन जब आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता है, किसी पार्टी का सांसद नहीं होता है, किसी पार्टी का एमएलए नहीं होता है, यहाँ तक कि पंचायत स्तर पे कोई किसी पार्टी या अपने वोटरों के लिए सिर्फ जिला परिषद नहीं होते, अपने वोटरों के लिए सिर्फ मुखिया या कोई और पद के लिए नहीं होते। जब वो किसी संवैधानिक पद पर चले जाते हैं ना, तो वो सबके होते हैं जी। और उनको पूरे इंटायर कंट्री हो, इंटायर स्टेट हो, इंटायर पंचायत हो, इंटायर जिला हो, इंटायर ब्लॉक हो, वो सबको उनको देखना पड़ेगा जी। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो वो झलकना चाहिए। लोगों में शक क्यों है कि आप हमारे लिए कानून बने हमारे फायदे के लिए और हमें खुशी ना हो? ये सुनिए, इसलिए तो जेपीसी का भी गठन किया गया कि ताकि मतलब जो विपक्ष के नेता है उनको भी शामिल किया गया। जेपीसी क्यों लाया गया? क्या हुआ जेपीसी में? हाँ। जेपीसी में जितने सारे अमेंडमेंट दिए गए थे उसमें क्या किया भाई? क्या किया जेपीसी का मतलब क्या हुआ? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसमें क्या किया कि भाई सारे पार्लियामेंट्रियन आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, इसमें क्या सुधार होगा नहीं होगा, वो तो एक फॉर्मेलिटी निभा दिया। ना उसमें कोई काम हुआ, ना उसके किसी अमेंडमेंट को लिया गया, ना कोई ओपिनियन लिया गया उसमें, बस एक दिखाने के लिए कि हमने पूरे देश के राज्यों में जाकर जेपीसी कराया, सारे पार्टीज के लोगों को बुला करके हमने सबके व्यूज लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है भाई? आप तो बात सबकी सुनते हो पर करते तो वही हो जो आपको सूट करेगा। इसके खिलाफ है। वक्फ कानून मुसलमानों की भलाई के लिए है ही नहीं आज के डेट में। और उसमें जो चीज़ें देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आता है? राम मंदिर का मसला था, बाबरी मस्जिद का मसला बहुत दिनों तक चला। वो मामला किसी तरह सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल किया, फैसला हुआ। किस तरह के फैसले आए पूरा देश जानता है। वो फैसला था, वो इंसाफ तो था ही नहीं, वो इंसाफ बिल्कुल नहीं था, वो फैसला था, वो सुनाया गया, मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है। ठीक उसी प्रकार का इस वक्फ कानून, अगर इस कानून के खिलाफ हम लोग नहीं खड़े हुए, पूरे देश के अमन पसंद लोग अगर खड़े नहीं हुए, तो कितने जगह इस तरह के फसाद होंगे, कितने जगहों पर इस तरह के एलिगेशन होंगे और कम्युनिटी के बीच लड़ाई होगी, इसका कोई इंतहा नहीं है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस पूरे देश का माहौल को एकदम कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखने के लिए आपको इस कानून के खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो यज़दानी जी, आप मतलब क्या स्टैंड लेंगे? अभी तो कानून बन गया है, तो अभी क्या स्टैंड रहेगा आपका इस बिल पे? देखिए, कहता है कि जब सड़कें जब सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा था कि जब तक सड़क सुनसान रहेगा संसद आवारा होगी। तो जब सड़कों पे लोग आ जाएंगे ना, फिर संसद को कंट्रोल किया जाएगा। वो कोई आखिरी कील नहीं ठोक दिए हैं वहाँ से, राज्यसभा या लोकसभा से, क्योंकि वो तो हमारे प्रतिनिधि है ना भाई वहाँ पे जी। तो जिस देश में डेमोक्रेसी है उस देश में जनता की बात सबसे सर्वोपरि होती है। अगर पब्लिक इससे नाखुश है तो किसी कीमत पर यह कानून नहीं चलेगा, इसको वापस लेना पड़ेगा। और सदन से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिक्स में कहा गया, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर जहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, जिसको अदालत उज़्मा कहते हैं, सबसे बड़ी अदालत पूरे भारत के लिए है, वहाँ से सबको इंसाफ मिलता है। तो वो है हमारे सामने और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक्शन लेगी और इसको जो है नकारेगी। तो देखिए, आप जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे याचिकाएं दायर हो चुकी है तक, तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट की मतलब सुप्रीम कोर्ट पे आप भरोसा भी रखते हैं, फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए फैसला। देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए करा जाता है, प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। किसी भी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, अपने विचार को सरकार तक पहुंचाने के लिए। अभी हम ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा रहे हैं अपनी बात, हम उस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार एकदम पागल हो चुकी है, जो सरकार दीवाने हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, उस सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं अभी। मतलब कि वो चाह रहे हैं भाई कि इस कम्युनिटी को हर तरह से दूसरे दर्जे का नागरिक बना दो, इसकी प्रॉपर्टी छीन लो, इसको एजुकेशन से महरूम कर दो, इसको ऐसे मतलब मेंटली हरास करो कि ये सारी चीज़ें छोड़ दे, बस अपनी सिक्योरिटी की लड़ाई लड़े। तो मैं उस सरकार को इस शेर के जरिए कहना चाहता हूँ कि आतशे सोजा में भी हम हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे।